नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास की, जिसमें हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सल्तनत काल का टॉपिक चल रहा था। सल्तनत काल का अंतिम चैप्टर सल्तनत कालीन प्रशासन को हमने कल पढ़ा था। सल्तनत कालीन प्रशासन के इस टॉपिक में कल हमने आधा चैप्टर किया था, आधा चैप्टर बाकी है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सल्तनत कालीन प्रशासन का स्वरूप, केंद्रीय, प्रांतीय और जिला प्रशासन। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, आर्थिक और भू राजस्व व्यवस्था, सल्तनत कालीन समाज के बारे में और सल्तनत कालीन व्यापार और उद्योग के बारे में। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में, सल्तनत कालीन संगीत कला, सल्तनत कालीन चित्रकला, सल्तनत कालीन कारखाना उद्योग के बारे में। इसके अलावा सल्तनत कालीन जो इतिहास को जानने के जो स्रोत है, जो प्रमुख ग्रंथ है जिससे हमें सल्तनत कालीन जानकारी प्राप्त होती है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ ही सल्तनत काल के टॉपिक को हम आज समाप्त करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले हम लेते हैं सल्तनत कालीन साहित्य को। सल्तनत कालीन साहित्य तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की, प्रशासनिक भाषा फारसी तथा धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी। तुर्क शासकों की जो मातृभाषा ये तुर्की थी, प्रशासनिक भाषा इनकी फारसी और धार्मिक कार्यों की जो भाषा थी वह अरबी भाषा थी। उर्दू भाषा एवं साहित्य। उर्दू को रेख्ता नाम से पुकारा जाता था। उर्दू भाषा की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ शाही शिविर अथवा खेमा है। अमीर खुसरो ने इस भाषा को हिंदवी अथवा देहलवी नाम दिया है। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा आदि की शब्दावली सम्मिलित है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अमीर खुसरो की अध्यक्षता में फारसी के विकास हेतु राजकीय पुस्तकालय खोला। अमीर खुसरो सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि था। उसने ऐतिहासिक मसनवी भी लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हम बदरुद्दीन मोहम्मद फारसी का सर्वश्रेष्ठ कवि था। सूफी संत जियाउद्दीन नक्शवी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुतीनामा नामक ग्रंथ फारसी भाषा में चिंतामणि भट्टी की सूक्त सप्तती का अनुवाद किया था। महमूद मोहम्मद के कैसु दराज मिराज उल आसिकिन की रचना उर्दू में की थी, को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। सर्वप्रथम दक्कन में उर्दू में एक मानकीकृत साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त किया और 15वीं सदी में वहां दक्कनी के नाम से जानी गई। दक्कनी उर्दू भाषा का आदि या शास्त्रीय रूप है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय पहला शासक था जिसने उर्दू का जो बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। वली दक्कनी इन्हें आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। इनका पूरा नाम शमसुद्दीन था। हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा का उदय शौरसेनी अथवा अर्धमागधी भाषाओं से माना जाता है। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक 1425-26 में सैफुद्दीन यजदी द्वारा लिखित जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो पिंगल शैली में लिखा गया है। विसलदेव रासो नरपति नाले की रचना है। खुमान रासो दलपत विजय की परमाल रासो, जिसे में आला और उदल का जिक्र किया गया। आला उदल रासो भी कहा गया, जो जगनिक की रचना है। कुमारपाल रासो देवप्रभ की और बुद्धि रासो जो जलहण का ग्रंथ है। हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा। बांग्ला साहित्य की उत्पत्ति 10वीं सदी में मानी जाती है। इस साहित्य की प्रथम रचना चर्यापद है। मणिक दत्त 15वीं सदी में, वह मुकुंद राम 16वीं सदी में बंगाल
बंगाली कवि थे। मालाधर बसु ने 1473 में श्री कृष्ण विजय लिखी। इसके लिए सुल्तान ने उन्हें गुणराज खान की उपाधि दी। मालाधर बसु ने सुल्तान हुसैन शाह के निर्देश पर भगवत गीता का बंगाली में अनुवाद किया। काशी रामदास सुल्तान के नुसरत शाह के दरबार में रहता था। सुल्तान नुसरत शाह ने महाभारत का प्रथम बंगाली अनुवाद काशीराम दास से करवाया था। कृत्तिवास बंगाली में रामायण का अनुवाद जिसे कृत्तिवास कहा गया, इस समय का शासक बारबक शाह था। कृत्तिवास के रामायण को बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। कवि चंडीदास ने बांग्ला भाषा को लोकप्रिय बनाया। भरतचंद्र ने आनंद मंगल की रचना की। बंगाली भाषा का सर्वाधिक विकास सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय हुआ है। मराठी भाषा मराठी को साहित्यिक भाषा का रूप 12वीं सदी में प्राप्त हुआ। मुकुंद राजा मराठी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इसने विवेक सिंधु की रचना की। संत ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का जनक कहा जाता है। भगवत गीता पर इनकी टीकाएं ज्ञानेश्वरी कहलाती है। ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका व अमृतानुभव की रचना की। नामदेव ने अभंग की रचना की। तुकाराम भी मराठी कवि थे। बहिनाबाई इनकी शिष्या थी। मराठी के पश्चात तेलुगु कृष्णदेवराय मुक्त माल्या तेलुगु भाषा में लिखी। वेदना मनुचरित जो तेलुगु भाषा में रचना की गई। अलसनी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। कोटाना भागवत पुराण तेलुगु में अनुवाद। श्रीनाथ ने श्री हर्ष के नैषधीय चरित काव्य का तेलुगु में अनुवाद किया था। कन्नड़ भाषा साहित्य के विकास में वीरशैव आंदोलन के प्रवर्तक वासव और उनके अनुयायियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। भीम भीम वीर शैव कवि वासु पुराण की रचना की थी। कवि रुद्र भट्ट जिन्होंने जगन्नाथ विजय की रचना की चंपू शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते उसे चंपू शैली कहा जाता है। कुमार व्यास विजयनगर राजाओं के संरक्षण में भरतम की रचना की। असमी भाषा की प्रथम कवित्री हेम सरस्वती थी। प्रहलाद कविता और हरगोवी की रचना की। माधव कुंडली रामायण को असमी भाषा में लोकप्रिय बनाया। शंकरदेव इनके नेतृत्व में 15वीं सदी में असम में वैष्णव भक्ति की प्रगति हुई। इन्हें कीर्तन घोष की रचना की। यह धार्मिक रचना थी। वर्गीत असमी भाषा की एक नई शैली की रचना की। उड़िया सरल दास ने महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद किया। बलराम दास ने पहली उड़िया रामायण लिखी थी। जगन्नाथ ने भगवत गीता का उड़िया में अनुवाद किया। इसके पश्चात गुजराती भाषा सालिभद्र द्वारा लिखित भरत बाहुबली रास प्रथम गुजराती रचना है। पद्मनाभकृत काहनड़ दे प्रबंध को गुजराती साहित्य की प्रथम काव्य रचना माना जाता है। कश्मीरी की प्रथम रचना संतिकंठ कृत मोहन्याय प्रकाश है। यह पुस्तक तंत्र विद्या पर आधारित है। प्रमुख कश्मीरी विद्वान लालेश्वरी कवित्री थी शेख नूरुद्दीन रानी हब्बा खातून। मध्यकाल में दिल्ली के 7 शहरों की स्थापना की गई। मध्यकाल में दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना की गई। ये शहर और उनके संस्थापक किला राय पिथौरा के पास इल्तुतमिश के द्वारा, सीरी फोर्ट शहर ए नू अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित, जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित, कोटला फिरोज शाह तुगलक ने, दीन पनाह नगर हुमायूं ने और शाहजहाबाद जो शाहजहां के द्वारा स्थापित किए गए प्रमुख शहर है। मोहम्मद हबीब के अनुसार उत्तर भारत में तुर्कों की विजय से नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई थी। अबुल फजल ने कस्बों की संख्या 3200 बताई है। मोहम्मद हबीब के अनुसार
ग्रामीण क्रांति भी वास्तव में घटित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को ग्रामीण सामंतों और बिचौलियों से मुक्ति मिली थी। इरफान हबीब ने मोहम्मद हबीब की इस अवधारणा की आलोचना की कि इरफान इरफान हबीब के अनुसार शहरी विकास मुख्यतः शासक वर्ग द्वारा भूमि कर खराज के रूप में वसूल किए गए अधिशेष पर आधारित था। इस शोषण के परिणाम स्वरूप ऐसे शहरी केंद्रों की स्थापना हुई जो स्वभाव से परजीवी थे। इरफान हबीब के अनुसार परजीवी गांवों की अपेक्षा शहरों की ओर अर्थव्यवस्था का झुकाव मध्यकालीन आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये थे प्रमुख साहित्य सल्तनत कालीन। इसके पश्चात हम सल्तनत कालीन संगीत कला के बारे में अध्ययन करते हैं। सल्तनत कालीन संगीत कला। इस्लाम में संगीत वर्जित है, किंतु सुल्तानों ने संगीत को संरक्षण दिया। तुर्क अपने साथ रबाब व सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लाए। अमीर खुसरो को सितार व तबले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मृदंग में परिवर्तन कर तबले का आविष्कार किया गया। सितार भारतीय व इस्लामी वाद्य यंत्रों के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सितार में भारतीय वीणा व ईरानी तंबूरा का समन्वय है। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का प्रचलन किया। ख्याल का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने किया है। तराना का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो द्वारा आविष्कृत रागे तिलक, साजगिरी, सरपदा, जिलाफ, मुजिर, एनम, घोरा, सनम आदि रागे प्रचलित करने के कारण अमीर खुसरो को नायक की उपाधि प्रदान की गई। संगीत रत्नाकर। संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित देवगिरी, यह संगीत पर लिखी गई मध्यकाल की पहली पुस्तक मानी जाती है। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के राज्यकाल में प्रसिद्ध कवि फखरुद्दीन नुनाकी हुआ, जिसका कविता में उपनाम आमिद था। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में मोहम्मद शाह चंगी, मेहर अफरोज, नुसरत खातून जैसी गायिकाएं थी। बर्नी के अनुसार 13वीं शताब्दी में कन्याओं को फारसी तथा भारतीय संगीत में प्रशिक्षण भारतीय गणिकों द्वारा दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के महान संगीतज्ञ गोपाल नायक को अपने दरबार में बुलाया था। तुर्मती खातून फारस से बुलाई गई संगीतज्ञ थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत कला का विरोधी था। मोहम्मद तुगलक के दरबार में 1200 संगीतज्ञ थे। फिरोज तुगलक के राज्यारोहण के समय जन साधारण के मनोरंजन के लिए 21 दिन तक संगीत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय संगीत पर लिखी गई फारसी की प्रथम रचना गुनियात उल मुनियान 1374-75 ईस्वी की है। इस पुस्तक की रचना गुजरात के गवर्नर मलिक शमसुद्दीन अबू राजा के लिए फिरोज तुगलक के शासनकाल में की गई थी। फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में राग दर्पण का फारसी अनुवाद अब्दुल अजीत शम्स द्वारा किया गया। लज्जत ए सिकंदर शाही, यह संगीत ग्रंथ था जिसकी रचना सिकंदर लोदी के समय हुई। जौनपुर, सरकी सुल्तान हुसैन शाह ने ख्याल गायन की रचना की। इस शासक के समय कई विद्वानों ने मिलकर संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। सुल्तान ने राग जौनपुर तोड़ी, सिंधु भैरवी, सिंदूरा तथा रसूली तोड़ी आदि की रचना की थी। इसने जंगुला अथवा जंगला नाम से अरबी तान बनाई। उत्तर भारत के प्रथम संगीत सम्मेलन का आयोजन हुसैन शाह ने जौनपुर में किया था। पीर बोधन जौनपुर का संगीतज्ञ था। मानसिंह के समय ही ध्रुपद राग का सृजन हुआ था। ग्वालियर के शासक मान सिंह ने मान कौतूहल की रचना की। मकसू राजा मान सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था। जैनुल अबिदीन कश्मीर का शासक था जो स्वयं भी संगीतज्ञ था। इसके दरबारी बुद्धिदत्त ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने जैनुल अबिदीन के पास संगीत की दो दुर्लभ पुस्तकें भेजी। बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक कुशल संगीतकार था। उसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब ए नोरस की रचना की। अपने गीतों में वह सरस्वती देवी का आह्वान कर उनको समर्पित
करता था। शंकर असम का संगीतकार, चिंतामणि बिहार, बिहारी बुलबुल की उपाधि, विद्यापति यह भी बिहार का था, कजरी नामक काव्य संगीत की रचना की। चंडीदास जो बंगाल के थे, राधा कृष्ण के प्रेम पर रचना की। लोचन कवि राग तरंगिणी की रचना की। संत विद्यारण्य संगीत सार की रचना की। लक्ष्मी नारायण संगीत सर्वोदय कृष्णदेव राय का दरबारी था। दामोदर ने संगीत दर्पण, सोमनाथ ने राग विनोद और जगदेक मल ने संगीत चूड़ामणि ग्रंथों की रचना की थी। अब सल्तनत कालीन चित्रकला के बारे में। इस्लाम में जीवित प्राणियों के चित्र बनाना प्रतिबंधित होने के कारण अधिकांश सल्तनत कालीन सुल्तानों ने चित्रकला में रुचि नहीं ली। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वेहाकी द्वारा लिखित गजनियों के इतिहास में मिलता है। इसमें सुल्तान महमूद की राजधानी हेरात तथा लश्करी बाजार नामक नगर की इमारतों तथा स्मारकों में आकृति संबंधी चित्रों का अधिकांश विद्वानों ने सल्तनत काल में भित्ति चित्रों के निर्माण को स्वीकार कर लिया। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो दहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। देवल रानी खिजर खां में कहा गया है कि चित्रों की डिजाइनों के लिए चरकबों अर्थात छेददार झाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अमीर खुसरो के नुह सिपेर में सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है। ताजुद्दीन रजा समकालीन विद्वान ने उल्लेख किया है कि इल्तुतमिश के समय चित्रों के माध्यम से सजावट काफी प्रचलित थी। इसामी ने फुतु उस सलातीन में ताजुद्दीन रजा के तथ्य की पुष्टि की है। इसके अनुसार इल्तुतमिश के समय में चीन के चित्रकार दिल्ली आए थे। छिताई वार्ता नारायण दास की यह पुस्तक देवगिरी के राजा रामदेव यादव की पुत्री छिताई व अलाउद्दीन से संबंधित है। मुल्ला दाऊद की चांदाइन तथा कुतुबुन की मृगावती से भी चित्रकला के विषय में जानकारी मिलती है। शम्स सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोजशाही शम्स सिराज की शम्स सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोजशाही में वर्णन किया गया है कि फिरोज तुगलक ने आदेश दिया कि आराम गृहों में हिंदू नृत्यों के चित्र नहीं लगने चाहिए। चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। मांडू की पांडुलिपियां नियामतनामा 1978 में रॉबर्ट स्केल्टन ने खोज की। मिफ्ता उल फुजाला, अजयब उल उस सतानी, अनवार ए सुहेली। मांडू जैन लघुचित्र कला शैली का एक केंद्र बिंदु था। सर्फनामा 1531-32 में बंगाल के शासक नुसरत शाह के निर्देश पर तैयार पांडुलिपि। लोर चंदा चोर 85 का समूह यह पांडुलिपि चित्रण का वर्गीकरण है जिसमें चटकीली एवं जीवत रंग योजना, बेल बूटों और अलंकरण विधानों से युक्त शांत तथा परिष्कृत रूप से लघु चित्र विद्यमान है। इन्हें राज दरबारों व सत्तों के केंद्रों से दूर धनाढ़ संरक्षणों के लिए तैयार किया जाता था। प्रांतीय शैलियाँ जौनपुर स्थापत्य कला को सरकी कला भी कहा जाता था। सरकी काल की विशेषताएं सरकी काल की प्रमुख विशेषताएं बड़े दरवाजे, भव्य मेहराब, मीनारों का अभाव, चौकोर स्तंभ, छोटी दहलीज। जौनपुर की मस्जिदों की सबसे बड़ी विशेषता मस्जिद के अग्रभाग में स्थित ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। इमारतों में विशाल ढलवां दीवारें, संगमरमर की जालियों से घिरे छोटे बरामदे। जौनपुर की अधिकांश इमारतें हिंदू इमारतों के अवशेषों पर निर्मित है, अतः उनमें हिंदू मुस्लिम शैली का अच्छा समन्वय है। अटाला मस्जिद सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा प्रारंभ तथा इब्राहिम सरकी ने पूर्ण करवाया। लाल दरवाजा मस्जिद महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा द्वारा निर्माण करवाया गया। जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया।
जामा मस्जिद की दीवारों के शिलालेखों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। मस्जिद के सहन के मध्य सुल्तान इब्राहिम सर्की के शासनकाल में एक धूप घड़ी लगाई गई थी। जहांगीरी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की ने हजरत शहीद सदर जहां अजमली के सम्मान में करवाया। इसके पश्चात आता है दूसरा क्षेत्र मालवा। मालवा की दो राजधानियां थी, धार और मांडू। मुस्लिम शासकों के काल में धार के स्थान पर मांडू और राजधानी बनी। धार व मांडू के स्थापत्य में सुंडाकार दीवारें, मेहराबों व स्तंभों का मिश्रण, कांटेदार मेहराब व धरवी आदि का प्रयोग तुगलक वास्तुकला से प्रभावित है। मालवा की वास्तुकला की विशेषता है, मेहराब की संरचना का सरल दल या धरनी होना, धरातल से इमारत के प्रवेश द्वार तक चौड़ी व भव्य सीढ़ियां, वास्तुकला में सजावट का उत्कृष्ट होना। मालवा के भवनों में रंगों की भूमिका बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पिट्राडूरा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चमकीली व दूधिया खपड़ों टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। धार कमाल मौला की मस्जिद। कमाल मौला की मस्जिद और ललाट मस्जिद। धार के पश्चात मांडू में यहाँ पर हिंडोला महल, जहाज महल, अशरफी महल, बाज बहादुर व रानी रूपमती के महल हैं। मांडू का किला, यह होशंग शाह ने बनवाया था। प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाजा प्रसिद्ध है। हिंडोला महल होशंग शाह ने बनवाया था। आकार में यह अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर की तरह है। इसकी उपयोगिता दरबार या सभा हेतु थी। इस भवन की मुख्य विशेषता है सुंदर दीवार तथा आनुपातिक मेहराब बरामदों का निर्माण है, जो कि कारीगरों की कुशलता का परिचायक है। पर्सी ब्राउन के अनुसार यह निश्चित रूप से सुंदरता से अधिक आश्चर्यजनक है तथा मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जहाज महल, इसका निर्माण सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा करवाया गया। यह झील के मध्य स्थित दो मंजिला इमारत है। बाज बहादुर व रानी रूपमती के महल नसरुद्दीन शाह द्वारा निर्मित। अशरफी महल, होशंग शाह का मकबरा, यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है। होशंग शाह ने इसका निर्माण शुरू किया तथा महमूद प्रथम ने पूर्ण करवाया। यह 1440 ईस्वी में निर्मित किया गया था। कुस्क महल है जो 1445 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम ने चंदेरी के फतेहाबाद में इस 7 मंजिला भवन का निर्माण करवाया। इसके पश्चात गुजरात। गुजरात प्रांतीय स्थापत्य कला शैली में गुजरात की स्थापत्य शैली सर्वोत्तम थी। गुजरात स्थापत्य शैली में सबसे अधिक स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव है। गुजरात की वास्तुकला अलंकरण में सर्वाधिक उन्नत थी। इसकी विशेषता है पतले मीनार व छरहरे बुर्ज, पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी और अलंकृत कोष्ठक। अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में अहमदाबाद की स्थापना की। 1423 में यहाँ जामा मस्जिद की स्थापना की। जामा मस्जिद में अहमद शाह का मकबरा भी है। फर्ग्यूसन ने अहमदाबाद की जामा मस्जिद को पूर्व में बनी हुई सुंदरतम मस्जिदों में से एक माना है। अदीना मस्जिद पाटन में 1300 ईस्वी में। टंका या टंक मस्जिद अहमदाबाद में। चंपानेर की जामा मस्जिद नगीना व मस्जिद का निर्माण महमूद बेगड़ा के द्वारा करवाया गया था। महमूद बेगड़ा द्वारा निर्मित सैयद उस्मान का रोजा अहमदाबाद में, मियाँ खां चिश्ती की मस्जिद अहमदाबाद में, बीबी अछूत कुकी की मस्जिद अहमदाबाद में। मुबारक सैयद का मकबरा अहमदाबाद में। इस मकबरे की आकृति धनुषाकार है। गुजरात के पश्चात बंगाल। यहाँ के भवन अधिकतर ईंटों द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख इमारतों में अदीना मस्जिद, इकलाकी मकबरा, छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, दाखिली दरवाजा व बाबा मस्जिद है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यहाँ वैभवशाली भवन का अभाव है। बंगाल के स्थापत्य की विशेषता है स्तंभों पर बनी नुकीली मेहराबें, कमल, बतख तथा सुंदर
खुदाई का काम और ढलवां दीवारें। मुख्यतः ईंट व गारे का प्रयोग, पत्थर का उपयोग बहुत कम किया गया है। जफर खां गाजी का मकबरा, इसकी कोष्ठकें हिंदू शैली पर आधारित है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भड़ोस में 1300 ईस्वी में निर्मित। जामा जामा मस्जिद खंबात केम्मे में 1325 ईस्वी में निर्मित। इस मस्जिद की स्थापत्य शैली कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, वह 2.5 दिन के झोंपड़े अजमेर की तरह है। इसमें अर्धवर्ताकार दांतेदार मेहराब का प्रयोग किया गया है। हिलाल खां काजी की मस्जिद ढोलका 1333 ईस्वी में निर्मित। अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद जो पांडव में सिकंदर शाह द्वारा निर्मित है। इसमें 400 गुबंद है। इसका निर्माण 1368 में किया गया। विशेषताएं, झुकी हुई वह चौड़ी ढालू मेहराब, लटकन मेहराब, विशेष प्रकार के स्तंभ व वक्राकार छत। इकलाखी मकबरा पांडुआ में स्थित है। यह जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा है। इसकी विशेषता मेहराब व धरन का समन्वय है। दाखिल दरवाजा, यह 1465 ईस्वी में बारबक शाह द्वारा गोड़ में निर्मित करवाया गया है। यह ईंटों से निर्मित है। परसी ब्राउन ने इसे बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य माना है। गौड़ की अन्य इमारतें, तांतीपुरा, नतन, गुणमेत व चमकन, यह मस्जिद है। मखदूम अली सिराजुद्दीन का मकबरा है। कदम रसूल मस्जिद नुसरत शाह द्वारा निर्मित। बड़ा सोना मस्जिद नुसरत शाह द्वारा निर्मित। छोटा सोना मस्जिद हुसैन शाह द्वारा निर्मित। लोटन मस्जिद यूसुफ शाह की नर्तकी के नाम पर रखा गया। देवीकोट का रुकन खां का मकबरा। इसके पश्चात दक्कन में बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत एक अलग शैली का विकास हुआ। शिया धर्मावलंबी होने के कारण इस पर फारसी वास्तुशिल्प का प्रभाव है। दक्कन में अहमदनगर का किला, अहमद निजाम शाह ने इसका निर्माण करवाया। इस किले के द्वार के निकट सैयद बाग ए निजाम की मजार है। बाग ए बहिश्त अहमद निजाम शाह ने लगवाया। आरंभ में यह फैज बख्श के नाम से जाना जाता था। रूमी खां का मकबरा, पीला गुबंद तथा पीला मकबरा भी कहा जाता है। यह एक गुबंदाकार मकबरा है। काली मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज का महल तथा दामादी मस्जिद का निर्माण निजाम शाही शासकों ने अहमदनगर में करवाया। अहमदनगर के पश्चात बीजापुर, बीजापुर का किला, यह वृत्ताकार है। वृत्ताकार गुंबद एवं सजावट के लिए बेल बूटों का प्रयोग इसकी विशेषता है। इब्राहिम रोजा, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने निर्मित करवाया था। गोल गुंबद, गोल गुंबद जो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरे की व्यवस्था है। इसमें वर्ताकार विशाल गुंबद है। 1660 में निर्मित गोल गुंबज संभवतः यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। बीजापुर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेहतर महल, आदिल शाह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। चार मीनार, चार मीनार तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। हैदराबाद की पहचान के रूप में प्रतिष्ठित चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। सल्तनत कालीन कारखाने, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तानों के कारखानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिरोज तुगलक ने समकालीन अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक के समकालीन अफीफ ने कारखानों का विस्तृत विवरण दिया है। के एम अशरफ का मत है कि शाही कारखाने स्थापित करने का सिद्धांत फारस ईरान से लिया गया है। शिहाबुद्दीन अल उमरी, जिनके रचना ममालिक उल अबसार है, शिहाबुद्दीन अल उमरी ने मोहम्मद तुगलक कालीन रेशम कारखानों का उल्लेख किया है। मोहम्मद तुगलक ने एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की, जिसमें सोने के जरी रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए क्रमशः कारीगर कार्यरत थे।
फिरोज तुगलक के शासनकाल में राज्य के कारखानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आफिफ के अनुसार सुल्तान फिरोज ने एकता के समान कारखानों के महत्व को इंगित करते हुए कहा है कि सांसारिक राज्य में दो उत्तम मोती दो उत्कृष्ट गुणों से सहित है। एक मोती इक्ताओं परगनों तथा तत्संबंधी व्यवसाय का है और दूसरा मोती कारखाने। अफीफ ने राज्य के कारखानों को दो भागों में बांटा है, रातिबी और गैर रातिबी। रातिबी कौन से? वे कारखाने जिनमें काम करने वाले लोगों को निश्चित वेतन प्राप्त होता था तथा इन कारखानों का वार्षिक अनुदान निश्चित था। इसके अंतर्गत ऐसे कारखाने आते थे जिनका संबंध रोजमर्रा की वस्तुओं से था। दूसरे गैर रातिबी, वे कारखाने जिनमें अनिश्चित वेतन पाने वाले कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें मानव श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की व्यवस्था होती थी, जैसे कपड़े, वर्दी, लकड़ी का सामान, तंबू आदि। रातिबी कारखाने पीलखाना, गजशाला, पायगाह, असूशाला, मथकब, रसोई, समाखाना, रोशनी जैसे दीपक आदि का प्रबंध करना, सुतुरखाना, नफर ऊंटों के रखने का स्थान, संघ खाना कुत्तों के रखने का स्थान, आबदार खाना जल से संबंधित और शराब खाना। कि गैर रातिबी कारखानों में जमादार खाना या जानदार खाना वस्त्रों से संबंधित विभाग था। आलम आलम खाना या अलम खाना पताकाओ शाही ध्वज का विभाग था। फर्रास फर्रास खाना जो फर्श के कालीन इत्यादि का विभाग था। रिकाब खाना घोड़ों के जीन से संबंधित। जर्राद खाना अस्त्र शस्त्र विभाग। सिलाहा खाना जो अस्त्र शस्त्र का भंडार। तस्तार खाना हाथ मुंह धुलाने के सम्मान से संबंधित। और जवाहर खाना रत्नों का विभाग। प्रत्येक कारखाना प्रत्येक कारखाना उच्च श्रेणी के मालिक के अधीन रखा जाता था, जिसे मुत्सरिफ कहा जाता था। उसका पद तसरूफ कहलाता था। फिरोज ने सभी 36 कारखानों के मुस्तशरीफ स्वयं नियुक्त किए। वे दियान व मजमुए के मार्फत कारखानों का हिसाब किताब रखा जाता था। फिरोज के काल में ख्वाजा अबुल हसन प्रधान मुत्सरिफ था, जिसे कारखानों को नियमित जांच के लिए नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक कारखाने में अगणित हाशिया निम्न वर्ग के कर्मचारी होते थे। अहल ए मुहासिबा अहल ए मुहासिबा कारखानों की आय व्यय के परीक्षण से संबंधित अधिकारी। सल्तनत काल की में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में मालवा में मोहम्मद साद्यावादी का मिफ्ता उल उजाला शब्दकोश फारसी भाषा में लिखा गया। इसमें चरखा पर चलने वाले का लोम का चित्र व वर्णन दोनों उल्लेखित है। इसमें एक चित्र में दो जुते हुए बैलों द्वारा एक लोहे के फाल युक्त हल को खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। बाबर अपने बाबरनामा में चरस का विस्तृत किंतु उपवासपूर्ण उल्लेख करता है। ढेंकली के मुकाबले चरस द्वारा ज्यादा गहरे कुएं से पानी खींचा जा सकता है। रहट पर्शियन व्हील या फारसी जल चक्र तथा साक्या, संस्कृत में इसे अरघटा या अरहट कहा जाता है। बिना गियर के बाल्टी चेन वाले पहिए अर्थात घंटी यंत्र का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। यशोवर्धन के मंदसौर अभिलेख 532 ईस्वी में मिलता है। सीरत ए फिरोजशाही 1391 ईस्वी के एक वर्णन में कुएं में पहियों पर घड़ों या बाल्टियों की माला वाले रहट का उल्लेख मिलता है। गियर युक्त रहट फारसी रहट पर्शियन व्हील का प्रथम विस्तृत विवरण बाबरकृत बाबरनामा में मिलता है। खूंटे के हैंडल के साथ पूर्णतः घुमाने वाले हथचक्की हैंडमिल भारत में सर्वप्रथम 5वीं सदी में प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार के हथचक्की का चित्रण मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। गन्ना पैरने वाले कोल्हू का चित्रण जैन महापुराण में मिलता है।
भारत में गन्ना मिल व सूती मिल में वर्म गियरिंग का प्रयोग 1400 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। मिफ्ता उल फुजाला में एक अस्याब पानी वाली मिल चित्रित की हुई मिलती है, जो पानी के बहाव से घूमती है। बरनी के तारीख फिरोज शाह में लिखा है कि 1290 ईस्वी में दिल्ली व उसके आसपास के कस्बों में बूंद बूंद शराब निकालने के पात्र चकानीदान व भटिया मौजूद थे। आसवान के लिए चकानीदान शब्द मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। भारत में गुलाब उत्पादन का प्रथम वर्णन बरनी की तारीख फिरोज शाह में मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुलाबों का वर्णन है। भारत में चरखा तुर्कों की देन है, जिसका प्रयोग भारत में 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। भारत में चरखे का प्रथम लिखित उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतु उस सलातीन में मिलता है। सर्वप्रथम मिफ्ता उल फुजाला में पैर से चलने वाले चरखे का सचित्र उल्लेख मिलता है। 1301 ईस्वी में अमीर खुसरो ने महिलाओं को सुई और तकुए से संबंध किया है और उनके अनुसार यही महिलाओं के लिए तीर और भाला थे। कपास धुनने वाले धुनकी उपकरण का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य 1342 ईस्वी में भारत में संकलित कवावास के शब्दकोश में मिलता है। मिफ्ता उल फुजाला में इसका सचित्र उल्लेख मिलता है। पैर से चलित लूम तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया इसका प्रथम वर्णन मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। लूम का प्रयोग कढ़ाई में किया जाता था। सोने की जरदारी के कार्य का भारत में सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। रेशम उत्पादन का सर्वप्रथम वर्णन चीनी यात्री महायुयान ने किया, जिसने 1422 ईस्वी में बंगाल की यात्रा की थी। उसने वहां पर सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख किया है। अफीम की खेती का सर्वप्रथम उल्लेख बरनी की तारीख फिरोजशाही में मिलता है। दमिश्क स्टील के उत्पादन क्रिया का प्रथम वर्णन आदाब उल हर्ब में फक्र ए मुदव्विर ने किया। इसी पुस्तक में भारत में बनी तलवारों की प्रशंसा की गई। इसमें कोटेसर कच्छ क्षेत्र के लोहारों द्वारा इसे तैयार करने की पद्धति का वर्णन भी मिलता है। भारत में तलवारों को ताऊ तातारावता परालक मौज दरिया दमिश्क रोहिना स्टील के नाम से जाना जाता है। बाना नामक तलवार को नरम लोहे चांदी व तांबे के मिश्रण से तैयार किया जाता था, जिस पर दमिश्क की मुहर मिलती है। भारत में धातु पर कलाई चढ़ाने का सबसे प्राचीन पात्र ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मिला है। आफीफ ने तारीख फिरोजशाही में फिरोज तुगलक के शासनकाल में भवन निर्माण में चूने के उपयोग का उल्लेख किया है। फिरोज तुगलक के समय से भवनों में तामचीनी के खपड़ों टाइल्स का प्रयोग शुरू हुआ है। सीरत ए फिरोजशाही में भारी वजन उठाने वाले यंत्र कैपेस्टन का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। इसके निर्माण का श्रेय फिरोज तुगलक को है। इस यंत्र की सहायता से ही अशोक की दो लाटों को दिल्ली में स्थापित करवाया गया। भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य 1223 ईस्वी में गुजरात से प्राप्त पांडुलिपि को माना जाता है। भारत में कागज निर्माण 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय शुरू हुआ। सल्तनत काल में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शाही फरमानों के लिए कागज का प्रयोग किया है। कागज का सर्वप्रथम उल्लेख अमीर खुसरो की कृति किरान उस सादेन में मिलता है। कागज का सर्वप्रथम जो प्रयोग है 100 ईस्वी के आसपास चीन में हुआ था। इस पुस्तक में सादा, समी व रेशमी नाम के कागज का उल्लेख आता है। चुंबकीय कुतुबनामा का सर्वप्रथम उल्लेख मोहम्मद औफी की जामिउल हिकायत व लिवाली उल रिवायत में मिलता है, जो इल्तुतमिश के दरबार में लिखी गई थी। फिरोज तुगलक के समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया गया और नक्षत्र घड़ी, ताश घड़ियाल व उसके कलपुर्जों की जानकारी सीरत ए फिरोजशाही व तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। यूक्यो ओहासी ने भारत में रेत घड़ी के दो साक्ष्य खोजे हैं। मीर ख्वाबंद की रेजातूत में सफा में अफगानिस्तान में रेत घड़ी शीशा ए शायद आवर ग्लास का संदर्भ मिलता है।
रेतगढ़ी का प्रथम भारतीय संदर्भ रामचंद्र के यंत्र प्रकाशन में मिलता है। भारत में मीनाकारी का सबसे प्राचीन प्रमाण सिंध के मंसूरा से मिला है, जिसमें नील शीशे पर सफेद या क्रीम रंग की मीनाकारी की गई है। उच्च गुणवत्ता वाले पारदर्शी शीशे का सर्वप्रथम उल्लेख मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। दिल्ली में साबुन उत्पादन का प्रथम विवरण फिरोज शाह तुगलक के समय सीरत ए फिरोज शाही से मिलता है। खुलने व बंद होने वाला छाता सर्वप्रथम खुलने में बंद होने वाले छाते का सर्वप्रथम विवरण जॉन मेरिंग नोली ने दिया। इसने इसको दक्षिणी भारत की यात्रा के दौरान देखा था। छत से लटके हुए पंखे का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख मिफ्ता उल फुजाला ने मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। इसमें इसे बाद फार कहा गया। स्टील की डंडी लगी हुई तराजू फारसी में कफान का सर्वप्रथम उल्लेख 14वीं शताब्दी के शब्दकोश कवासान में मिलता है। इसका सचित्र वर्णन मिफ्ता उल फुजाला में किया गया है। भारत में लोहे की रकाब का प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया। तुर्कों द्वारा इसके प्रयोग का प्रथम प्रमाण इल्तुतमिश के शासनकाल में आदाब उल हर्ब में मिलता है। लोहे की रकाब का आविष्कार चीन में हुआ था। नाल हॉर्स शू का प्रयोग भारत में तुर्कों की देन है। भारत के संदर्भ में लोहे की नाल का प्रथम विवरण आदाब उल हर्ब में मिलता है। नावक आड़ी कमान का प्रचलन भारत में तुर्कों द्वारा किया गया। भारत में इसका प्रथम वर्णन अमीर खुसरो ने किया था। अरबों ने नौ फतह ग्रीक फायर व मंजानिक शिला प्रक्षेप नामक युद्ध उपकरण प्रचलित किए, जिसका विवरण चचनामा में मिलता है। भारत में बारूद का प्रयोग सल्तनत काल में चीन से हुआ। भारत में बारूद के प्रयोग का प्रथम लिखित साक्ष्य अमीर खुसरो की लिखित एक कसीदा में मिलता है। भारत में सर्वप्रथम बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बारूद वाली तोप व मस्कट का प्रयोग किया गया। भारतीय बुआई मशीन की सर्वप्रथम जानकारी बारबोसा ने दी है। मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित उपलब्धियां वर्षवार निम्नलिखित है। अरबों ने सिंध में नेपथा ग्रीक फायर और मैग्नेल शिला प्रेक्षक का प्रयोग किया था। यह कब किया था? 712 ईस्वी में। सिंध मसूरा से प्राप्त कागज 1000 ईस्वी का। भारत में सर्वप्रथम घोड़े के लोहे की नाल का उल्लेख मसूद साद सलमान द्वारा 1112 ईस्वी में। दमिश्क स्टील के उत्पादन का प्रथम वर्णन फक्र ए मुदव्विर के द्वारा 1220 में। भारतीय सागरों में प्रयुक्त चुंबकीय कंपास का उल्लेख ओफी के द्वारा 1231 ईस्वी में। जावर में आसवन विधि से जस्ते का विगलन 1250 ईस्वी में। कपास धुनने वाली धुनकी का उल्लेख कपास धुनने वाली धुनकी का उल्लेख कवावास के शब्दकोश में 1342 ईस्वी में। चरखा भारत में सर्वप्रथम उल्लेखित मलिक इसामी द्वारा 1350 ईस्वी में। खुलने बंद होने वाला छाता दक्षिणी भारत में प्राप्त हुआ 1350 ईस्वी का इसका उल्लेख मिलता है। भारत में गुलाब की खेती का प्रथम विवरण बर्नी के द्वारा दिया गया था 1357 ईस्वी में। दिल्ली में साबुन निर्माण का प्रथम सॉरी दिल्ली में साबुन निर्माण का प्रथम उल्लेख सीरत ए फिरोजशाही में 1372 ईस्वी में। रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख मावफान द्वारा 1422 ईस्वी में। रेतगढ़ी भारत में प्रथम विवरण मिलता है रामचंद्र की यंत्र प्रकाशन में 1429 ईस्वी में। लूम में पेंडल का प्रयोग लोहे के कर्षण प्लेट लूम में पेंडल का प्रयोग लोहे में कर्षण प्लेट का उल्लेख मिफ्ता उल फुजाला में 1469 ईस्वी में। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जो जानकारी है बारबोसा के द्वारा दी गई 1516 ईस्वी में। सिलेंडर और पिस्टन वाला सीरीज का उल्लेख सिलेंडर और पिस्टन वाला सीरीज का उल्लेख मानसलेट द्वारा 1580 ईस्वी में। सोरे द्वारा परशीतलन अकबर द्वारा 1585 में। धातु को जोड़ने में गुवर्ड स्क्रू के प्रयोग का उल्लेख
थियोनाट के द्वारा ये उल्लेख दिया गया 1616 ईस्वी में। गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी। गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी करेरी के द्वारा दी गई थी 1695 ईस्वी का। एकचंद बहार का बहार ए आजम तकनीकी शब्दों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कवियों के दृष्टांतों का स्रोत 1749 में चक्रपाणि मिश्र, विश्ववल्लभ, सुंदरपाल वृक्षायुर्वेद, दारा सिको, नुक्सा दर फनी फलात तथा ख्वाजा यासीन दस्तूर ए मालगुजारी के लेखक है। नगरीय क्रांति के साथ साथ मोहम्मद हबीब ग्रामीण क्रांति की अवधारणा का भी प्रतिपादन करते हैं, जिसके घटित हुए बिना नगरीय क्रांति अधूरी रहती है। इरफान हबीब ने मोहम्मद हबीब द्वारा प्रतिपादित शहरी एवं ग्रामीण क्रांति की परिकल्पनाओं को अस्वीकार करते हुए उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। आंद्रे विंक ने सल्तनत कालीन कस्बों को सैन्य नगर के रूप में अभिव्यक्त किया है तथा उनका तर्क है कि इसमें से कुछ का विकास नगरों के रूप में हुआ है। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत। सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से स्रोतों से हमें सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पुस्तक आएगी वह आएगी तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। इस पुस्तक की रचना महमूद गजनवी ने 80 अध्यायों में की थी। महमूद गजनवी हिंदू, सीरियाई, अरबी, फारसी, यूनानी और संस्कृत का ज्ञाता था। अलबरूनी का उपनाम अबू रेहान था। भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा इनको विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। अलबरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज्म शाह का राजनीतिक सलाहकार था। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म को जीता तो यहीं से युद्ध बंदी के रूप में अलबरूनी को पाया। अलबरूनी भारत में 10 वर्ष तक रहा था। भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। इस पुस्तक को भारत की खोज भी कहा जाता है। धन संचय की प्रवृत्ति भारतीयों में थी। वे धन खर्च नहीं करते थे बल्कि जमीन में गाड़ देते थे। अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी। इसमें 80 अध्याय है। 1888 में एडवर्ड सचव ने अलबरूनी इंडियंस एन अकाउंट ऑफ द इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा द्वारा इसका अनुवाद किया गया। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खिवा, मध्य एशिया, वर्तमान में ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में खिवा को जीतकर अलबरूनी को युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त किया। अलबरूनी गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय उसके साथ भारत आया। यहाँ उसने वाराणसी में रहकर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता व पुराणों का अध्ययन किया। अलबरूनी को महमूद के उत्तराधिकारी मसूद का भी संरक्षण प्राप्त था। अलबरूनी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, जीव के आवागमन का सिद्धांत, धर्म आदि के बारे में लिखा। दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य के बारे में कुछ नहीं लिखा। भारतीय यदि दो ब्राह्मण भोजन करने बैठते तो बीच में एक सफेद कपड़ा रख लेते थे। जाति प्रथा की कठोरता के बारे में लिखा। अछूतों की स्थिति का वर्णन किया। सती प्रथा के बारे में लिखा। गोवध निषेध का उल्लेख किया। इसके अनुसार भारतीय अभिमानी थे। वे अपनी भाषा, संस्कृति, देश आदि सभी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। भारत में वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बताया। इसके अनुसार प्राय सभी भारतीय मूर्ति पूजक है। अलबरूनी एकमात्र इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि उसके ज्ञान एवं रुचियों की ख्याति एवं अन्य क्षेत्र जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित आदि में भी थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला वह प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी लिखता है
कि भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। उनकी यह नकारात्मक सोच ही उनके पतन का कारण है। शूद्रों की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की। कृषि तथा व्यापार शूद्र कृषि तथा व्यापार है जो शूद्र करते थे। 8 प्रकार के अत्यंजो चंडालों का उल्लेख किया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। 2% ब्याज पर पैसा देते थे। अलब्रूनी के अनुसार हिंदू यह नहीं चाहते कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। गुप्त संवत का उल्लेख मध्यकाल में अलबरूनी ने किया है। अलबरूनी द्वारा चर्चित मुख्य त्योहार रामनवमी व शिवरात्रि थे। अलबरूनी लिखता है कि भारत पहले सागर था, कई शताब्दियों में हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से वह भर गया। अलबरूनी की उपाधि मुनजिम, खगोलविद व ज्योतिषविद। जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में भारतीयों की उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की है। तो यह थी एक पहली पुस्तक तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। इसके पश्चात एक और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो सल्तनत कालीन जानकारी देती है वो है ताज उल मासिर, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी द्वारा लिखित। यह निसापुर नगर खुरासान ईरान का निवासी था। मंगोलों के आक्रमण के समय भागकर भारत आया। यह अरबी व फारसी दोनों का मिश्रण भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ का वर्णन करता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दिनार नामक सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। यद्यपि किसी भी अन्य इतिहासकार ने इसका समर्थन नहीं किया है। यह पहली पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी, मध्य एशिया अथवा इस्लाम के इतिहास से अलग करती है। यह पुस्तक तराइन के द्वितीय युद्ध से शुरू होती है। इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तीसरी पुस्तक है तारीख यामिनी या किताबुल। अरबी की इस रचना को महमूद गजनवी के समय इतिहासकार अबू नस्र उतबी ने लिखा था। उतबी के अनुसार महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य जिहान या इस्लाम का प्रचार था। इसने महमूद के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है, किंतु यह महमूद के साथ भारत नहीं आया था। उतबी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। चौथी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी यह ग्रंथ नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया तथा उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। जन्म 1193 ईस्वी में मध्य एशिया के कुलीन परिवार में फारसी भाषा में लिखा गया। इलियट व डाउसन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। यह फारसी में लिखित यह पुस्तक 23 तबकों यानी अध्यायों में विभक्त है। 1260 ईस्वी में उसने अपनी यह रचना सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित की तथा सुल्तान ने उसे सम्मानित किया। मिनहाज 1227 में सिंध पहुंचा, जहां मदरसा ए फिरोज में अध्यापक का कार्य किया। नसरुद्दीन कुबाचा के अधीन 1228 में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी सेवा में ले लिया। तब तब से एक वर्ष को छोड़कर वह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक राज्य की सेवा में रहा। मिनहाज ने रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना बताया, जिसे आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सुल्तान के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण इसी ग्रंथ में मिलता है। 1231 में इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के दौरान मिनहाज उस सिराज उसके साथ था, जहां वह सेना की उत्साह बढ़ाने वाले उपदेश तज़किरा दिया करता था। बाद में उसे ग्वालियर का काजी व इमाम नियुक्त किया। रजिया के समय नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया।
नसरुद्दीन महमूद के समय वह काजी उल कजात मुख्य काजी नियुक्त हुआ। व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए स्थापित चौकियों का सर्वप्रथम उल्लेख तबकात ए नासिरी में मिलता है। अमीर खुसरो अमीर खुसरो जिनका जीवन काल 1253 से लेकर 1325 ईस्वी है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला प्रमुख इतिहासकार है जिसका जन्म भारत में हुआ है। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हासिन यामीन उद्दीन खुसरो, सुल्तान बलबन के समय से जीवन शुरू। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक का संरक्षण प्राप्त किया। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो को जब 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की सूचना मिली तो उसी दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही दफना दिया गया। फारसी की नई शैली सबक ए हिंदी विकसित की। दिल्ली को हजरत दिल्ली दिल्ली को हजरत दिल्लिया यानी कि पवित्र दिल्ली तथा दूसरा स्वर्ग बताया। भारतीय व पर्शियन ईरानी रागों के मिश्रण से नवीन राग शैली ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया। वह ऐसा प्रथम भारतीय लेखक था वह ऐसा प्रथम भारतीय लेखक था जिसने हिंदी शब्द व मुहावरों का प्रयोग किया, खड़ी बोली का आविष्कार किया। अमीर खुसरो एक इतिहासकार नहीं था, वह मुख्यतः एक कवि था, परंतु तब भी उसके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान तत्कालीन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था जिन्होंने उसे तुर्काल्लाह की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ किरान उस सादेन, दो शुभ सितरों की बैठक 1289 में पद्य की में रचना मसनवी है। सुल्तान केकुबाद और उसके पिता तथा बंगाल के सूबेदार बुगरा खां की अवध में पारस्परिक भेंट, दिल्ली नगर के वैभव और भारत की समृद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा गया है। दूसरा प्रमुख ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतूह। इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के कुछ अन्य सैनिक अभियानों का वर्णन काव्य शैली में वर्णन किया गया है। इसी पुस्तक में जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर अभियान के असफल आक्रमण का उल्लेख करता है। तीसरा नूह सिपेर नौ आकाश 1318 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया। इसके अंदर 3 सर्ग और 5 अध्याय है। इस पुस्तक में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिणी भारत के सैनिक अभियान, भारत के कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन तथा भारत के विभिन्न पशु पक्षियों आदि का वर्णन काव्य शैली में किया गया है। इसमें भारत की प्रशंसा की गई है। इसी ग्रंथ में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है। इसमें भारतीय भाषाओं का संरक्षण भी किया गया है। यह अमीर खुसरो की एकमात्र कृति है जो उन्होंने किसी के कहने पर नहीं लिखी। चौथा है आशिका, खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कहानी का इसमें उल्लेख मिलता है। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, देवल रानी गुजरात के शासक कर्ण देव द्वितीय की पुत्री थी। उनकी प्रेम कहानी का जिसमें उल्लेख है यह आशिका नाम से लिखा गया। गुजरात एवं मालवा विजय का इसमें उल्लेख है। यह काव्य शैली में लिखा गया 1315 ईस्वी में। इसमें गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति का वर्णन है। मंगोलों द्वारा स्वयं को बंदी 1284-85 में बनाए जाने का वर्णन किया गया है। जब बलबन का पुत्र मोहम्मद लड़ता हुआ मारा गया, यह खिज्र खां के आदेश पर लिखी गई है। इसमें लिखा हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है। आशिका ग्रंथ में खुसरो ने कहा, यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए।
इस पुस्तक का लेखन खिज़्र खां के आदेश पर किया गया, परंतु जब यह पुस्तक पूर्ण हुई तो उस समय खिज़्र खां ग्वालियर दुर्ग में अंधा कर बंदी बनाया गया था। यानी यह रचना प्रेमाल्य के रूप में शुरू हुई थी, जिसका अंत अंत एक दुखांत कथा के रूप में हुआ है। पांचवा ग्रंथ तुगलकनामा काव्य शैली में 1320 ईस्वी में। इसमें खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य हुई कूटनीति और युद्ध तथा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का विवरण है। यह अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति है। छठा ग्रंथ है खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू जीत के खजाने, तारीख अलई भी कहा जाता है। तारीख अलई भी कहा जाता है। यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा है। इसमें अलाउद्दीन के प्रथम 16 वर्षों के शासन का वर्णन है। मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। खुसरो स्वयं भी दक्षिणी भारत गया था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था व मंगोल आक्रमणों का वर्णन दिया गया है। इसमें भारत में शतरंज खेल प्रचलित था का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान चित्तौड़ अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू में किया है। सातवीं है एजाज ए खुसरवी। इसमें राज के पत्रों का संग्रह पद्य में दीवान तूफात उल सिगर वसत उल हयात। दिल्ली के राजगीर व संगतरास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से आम है। यह बात कही खुसरो ने। अमीर खुसरो की परवी मलेकुल दुमा नाड्यो का बादशाह की है। जलालुद्दीन खिलजी के समय वह सुल्तान का मुसफ्फदार था। वस्त उल हयात की रचना की। सुल्तान के व्यक्तिगत पुस्तकालय का कवाली का पिता कहा जाता है। अमीर खुसरो ने गरीब व असहाय किसानों के बारे में लिखा है। राज के मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। इस कथन को मोरलैंड ने अपनी पुस्तक में लिखा है। मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। 1298 से 1301 की अवधि में 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी। पंचगंज कहा जाता है। पंचगंज के 5 भाग है। मतला उल अनवर, सीरी व फरहाद उल या सीरीन ओ खुसरो, लैला मजनू, आइन सिकंदरी व हसत बीसत। अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने महिलाओं की तुलना सुई व तकियों से की है। अमीर खुसरो के पश्चात एक और प्रमुख इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जिनका जन्म 1285 में मृत्यु 1357 ईस्वी में हुई। जीवनकाल 1285 से 1357। बरन बुलंदशहर के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के आगे बर्नी लिखते थे। बर्नी का जन्म 1285 में सैयद परिवार में हुआ। बर्नी दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहासकार था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था तथा मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। बर्नी दिल्ली सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार था। बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है। यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा। वह उसके दरबार में नदीम जिंदा दिल साथी के पद पर रहा, परंतु सुल्तान फिरोज तुगलक उससे अप्रसन्न हो गया, जिसके कारण बर्नी का अंतिम जीवन आर्थिक संकट में व्यतीत हो गया। इसी कष्टमय जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए फिरोज की प्रशंसा में तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांगीरी की रचना की। उसने अपनी रचना अमीर व कुलीन वर्गों को समर्पित की। बर्नी का अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था। बर्नी विश्व का सबसे वृद्ध इतिहासकार था। इसने 69 वर्ष की उम्र में इतिहास लिखना शुरू किया। बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन ऐसा उत्तम कार्य है जिसके द्वारा वह अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर सकता है। बर्नी की मान्यता थी कि उनकी रचना सिर्फ अमीरों व कुलीनों के लिए है। तारीख ए फिरोजशाही
इस पुस्तक में बलबन के राज्याभिषेक 1266 ईस्वी से फिरोज शाह तुगलक के शासन के छठे वर्ष 1357 ईस्वी तक का इतिहास है। इस पुस्तक की रचना भटनेर जेल में हुई। इसमें मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन है। डॉक्टर रिजवी ने इसका हिंदी अनुवाद किया। महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक माना है। इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस ग्रंथ को वहां से शुरू किया जहां पर तबकात नासिरी समाप्त हुआ था। इस पुस्तक में बलबन ने से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के छठे वर्ष तक 1357 ईस्वी में कुल 9 शासकों का इतिहास है। बर्नी फिरोज तुगलक के शासनकाल को 11 मुकदमों में बांटता है। हालांकि इसकी योजना 101 अध्याय लिखने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बजाय अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोर बाजारी करते थे। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। हम- मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। मोहम्मद तुगलक के विषय में लिखा है कि जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था। इसमें बलबन के राज्यकाल से लेकर फिरोज तुगलक के प्रथम 6 वर्षों का इतिहास है। सर्वोपरि तथा वास्तविक शासक खुदा है। हम सांसारिक बादशाह उसके खिलौने हैं। बादशाही खुदा की देन और कृपा है। बादशाही संपूर्ण अधिकार का नाम है। सन्ना ए मोहम्मदी, इसने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी। हसरतनामा, इसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख है। सलवात ए कबीर, तारीख ए ब्रह्मज्ञान, बादशाह को आतंक, ऐश्वर्य एवं वैभव का प्रदर्शन करते हुए दया एवं कृपा का व्यवहार करना चाहिए। फतवा ए जहांगीरी में आदर्श बादशाह के साथ साथ राज्य के विषय में भी दिशा निर्देश जारी किए। बर्नी के अनुसार राजतंत्र इस्लाम के विरुद्ध है। दंड सिद्धांत में हिंदू मुस्लिम भेद नहीं है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मध्यकालीन इतिहासकारों में बर्नी ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सत्य पर जोर देता है और चाटुकारिता तथा मिथ्या वर्णन से घृणा करता है। तारीख फिरोज शाही को स्मृति की विलक्षण कृति कहा जाता है। फतवा ए जहांदरी, इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था तथा आदर्श मुस्लिम शासकों के गुणों तथा गजनवी का अपने पुत्रों को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। शम्स ए सिराज अफीफ, इसने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। तारीख ए फिरोज शाही 90 मुकदमाओं यानी कि अध्यायों में लिखी गई है, जो 5 किस्तों यानी कि भागों में विभाजित है तथा प्रत्येक भाग 18 उप अध्यायों में विभाजित है। इसमें मोहम्मद गौरी से लेकर तैमूर के आक्रमण तक का उल्लेख किया गया है। अफीफ ने तैमूर के आक्रमण को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। इसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में चित्रित किया है। परगना शब्द का प्रतिपादक अफीफ है। यह मध्यकालीन भारत का प्रथम इतिहासकार था जिसने आम जनता के जीवन व उसकी समस्याओं का वर्णन भी अपनी रचना में किया है। इसने अपनी रचना में लिखा है कि स्त्री एवं सर्प भयानक जीव है। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह अच्छे के लिए ही है। उसने फिरोज तुगलक के बारे में बताता है। यह फिरोज तुगलक के बारे में बताया कि जनता के घर अन्न, संपत्ति, घोड़े तथा फर्नीचर से भरे पड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में सोना चांदी था। कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण ना था। अफीफ की अन्य रचनाएं जिक्र खराबे दहलवी, मनाकिबे अलाई, फुतुहात ए फिरोजशाही, यह फिरोज शाह तुगलक की 32 पृष्ठों की आत्मकथा है। इसमें कुल 8 अध्याय है। इसे फारसी में लिखा गया है। यह पुस्तक फिरोजाबाद की जामा मस्जिद के भीतर एक अष्टभुजाकार मीनार पर एक शिलालेख पर अंकित है। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी।
इसमें फिरोज के सैन्य अभियानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसमें वह अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं है। इस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित भवनों का उल्लेख भी मिलता है। फुतू उस सलातीन शाहनामा ए हिंद। इस पुस्तक की रचना 9 दिसंबर 1349 से 14 मई 1350 ईस्वी के बीच इसामी के द्वारा की गई। यह पुस्तक बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा लिखी गई तथा उसे ही समर्पित की गई। इस पुस्तक को इसामी ने फिरदौसी के शाहनामा की भांति पद्य में लिखा है। इसामी ने महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक का वर्णन अपनी इस पुस्तक में किया है। इस पुस्तक में मूलतः 12,000 पद्य है। डॉक्टर मेहंदी हुसैन ने सर्वप्रथम इसे प्रकाशित किया है। यह एकमात्र ग्रंथ है जिसमें सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों की घटनाओं का विवरण मिलता है। इस प्रकार यह पुस्तक मिनहाज की तबकात नासिरी तथा बरनी की तारीख ए फिरोज शाही के मध्य खाली स्थान को भरती है। इसमें सल्तनत कालीन युद्धों व घेरों का विवरण मिलता है। प्रांतीय राजवंशों के इतिहास के संबंध में यह पुस्तक प्रथम प्रथम रचना है। यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन से बड़ा नाराज था, इसलिए सुल्तान को सबसे बुद्धिमान मूर्ख, नीच या कमीना तथा दूसरा यजीद कहा है। सांकेतिक मुद्रा के संबंध में इसने बताया है कि तांबे के सिक्के चलाए गए थे। इसामी ने कहीं पर भी अपने ग्रंथ में जियाउद्दीन बरनी का उल्लेख नहीं किया है। चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य इसी पुस्तक में मिलता है। इसामी के अनुसार औरत वही अच्छी है जो हर समय चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्य से विमुख करता है। पंबा औरत का साथी हो, दुख उसका शराब का प्याला और दुख की झंकार उसके गीतों में ताल देगी। भारत आने से पहले इसामी ने मक्का की तीर्थ यात्रा की 3 बार और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की थी। इसामी के पश्चात एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार इब्न बतूता 1304 से 1378 ईस्वी। इब्न बतूता का मूल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। पूर्व के देशों में उसे शमसुद्दीन कहा जाता था। भारत में उसे मौलाना बदरुद्दीन कहा जाता था। इब्न बतूता का जन्म 1304 में तेंजियर, मोरक्को, अफ्रीका में हुआ था। 21 वर्ष की आयु में 14 जून 1325 को इब्न बतूता ने तंजियर से अपनी विश्व यात्रा प्रारंभ की। भारत आने से पूर्व इसने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ईरान, यमन, ओमान व पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा की। मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंचा। इब्न बतूता सिंधु नदी पार कर मुल्तान व उच्च के रास्ते से होकर 20 मार्च 1334 को दिल्ली पहुंचा। इस यात्रा भ्रमण में उसे कई बार डाकों का सामना भी करना पड़ा। एक बार तो वह घायल भी हो गया था। 9 जून 1334 ईस्वी को सुल्तान महमूद बिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 1200 टंका प्रतिवर्ष के वेतन पर दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा उसने उसे धार्मिक अनुदान विभाग का दायित्व भी सौंपा गया। इस पद पर वह 8 वर्ष तक रहा। कालांतर में सुल्तान का विश्वास खो देने के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा। बाद में सुल्तान व इब्न बतूता के मध्य की गलतफहमी दूर होने पर सुल्तान ने 21 जुलाई 1342 को इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता कनौज, ग्वालियर, धार, उज्जैन होता हुआ दौलताबाद पहुंचा। दौलताबाद स्थित संगीत बाजार का वर्णन किया। इब्न बतूता के अनुसार महिला पुरुष गायकों के लिए यहाँ पर ताराबाद नामक एक बाजार था। दौलताबाद से इब्न बतूता केम्बे, गोवा होते हुए कालीकट पहुंचा। कालीकट से वह मालदीव गया। मालदीव से वह 18 माह तक काजी के पद पर रहा। यहाँ उसने स्वयं को दिल्ली के सुल्तान का राजदूत बताया। इब्न बतूता 2 बार मालदीव गया था। 1346 ईस्वी में बंगाल व असम भी गया। वह जहाज द्वारा सुमात्रा गया।
जहाँ के शासक मलिक जहीर ने उसका स्वागत किया था। यहाँ से वह चीन के जायतून नामक बंदरगाह गया। चीन की यात्रा कर 1347 ईस्वी में वह पुनः अपने घर की तरफ रवाना हो गया। श्रीलंका, सुमात्रा, जावा और वह चीन में स्वयं को दिल्ली के सुल्तान का राजदूत का 1377-78 ईस्वी में मोरक्को के फेज नगर में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब ए रेहला नाम से किया। इसकी रचना फेज नगर में की। इब्न जुजाई ने इसके यात्रा वृत्तांत का संकलन किया था। एच.आर. गिब व रेवरेंड एस. ली ने रेहला का अंग्रेजी अनुवाद किया। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष तक रहा, लेकिन इस पुस्तक में उसने 1333 से 1343 ईस्वी तक 10 वर्ष का ब्यौरा ही मिलता है। इब्न बतूता ने कुतुबुद्दीन ऐबक से मुहम्मद बिन तुगलक तक के शासकों का इतिहास लिखा है। इसने इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम स्थायी सुल्तान बताया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान नसरुद्दीन कुरान शरीफ की प्रतियों के आय द्वारा जीवन निर्वाह करता था। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है। इब्न बतूता के अनुसार दावा, पैदल डाक व्यवस्था तथा उलूक, अश्व डाक व्यवस्था के अंग थे। इब्न बतूता ने रेहला में गांव की शासन व्यवस्था की विस्तृत विस्तृत जानकारी दी है। उसने सादी 100 गांव का समूह तथा मदीना शहर का उल्लेख किया है। प्रत्येक मदीना सादी में बांटा जाता था तथा प्रत्येक सादी में 2 हिंदू अधिकारी चौधरी और मुतशरीफ की नियुक्ति की जाती थी। यह दोनों हाकिम नामक अधिकारी के अधीन होते थे, जो मुफ्ती नामक अधिकारी के अधीन था। इस ग्रंथ में सरकारी सनद देने का वर्णन भी मिला है। सनद खत एक खुर्द सुल्तान की आज्ञा व उसकी मुहर से दी जाती थी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान की आज्ञा थी कि परदेशियों को अजीज मित्र नाम से संबोधित किया जाए। रेहला में सामरिक महत्व के स्थान पर बनाए गए किलों का वर्णन भी मिलता है। ग्वालियर व दौलताबाद के दुर्ग इब्न बतूता ने स्वयं ने देखे हैं। इब्न बतूता ने सेना में स्काउटों व महिला गुप्तचरों की सेवाओं सेवाओं का उल्लेख भी किया है। सेना में कुछ महिलाएं नर्स का कार्य भी करती थी। इब्न बतूता के अनुसार वल्लाल तृतीय होयसल शासक की सेना में 20,000 मुसलमान सैनिक थे। इब्न बतूता के अनुसार भारत में मुकदमों का पंजीकरण होता था, परंतु उसमें उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। प्रार्थी स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी करता था। सुल्तान के विरुद्ध भी काजी उल कुजात के न्यायालय में मुकदमों का पंजीकरण हुआ करता था। शेख शिहाबुद्दीन ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पर अत्याचारी शासक होने का आरोप लगाया था और सुल्तान ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार किया। इब्न बतूता ने नारियल व पान का रोचक वर्णन किया है। इसके अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों का अभिनंदन पान की थाली देकर करता था। इब्न बतूता ने भारत में अकालों का वर्णन भी किया है। 1335 ईस्वी में जब सुल्तान माबर में था, तब दिल्ली तथा उसके आसपास के प्रदेश में अकाल पड़ा, जो इतना भयंकर था कि उसने 3 स्त्रियों को एक मरे हुए घोड़े की खाल खाते हुए देखा। स्थिति यह थी कि खाल पकाकर बाजारों में बेची जाती थी। इब्न बतूता प्रथम इतिहासकार है जिसने भारत में सल्तनत काल में प्रचलित सिक्कों व मुद्राओं का वर्णन किया है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रचलित चांदी के टंके को दिनार कहा तथा अदली नामक सिक्के को दिनार दरहम कहा है। 175 ग्रेन वाली स्वर्ण मुद्रा को इब्न बतूता ने टैंक कहा है। इब्न बतूता ने सोने व चांदी की विनिमय दर का उल्लेख भी किया है। मालाबार तट पर स्थित हिनावर नामक बंदरगाह का उल्लेख भी किया है। इब्न बतूता ने इब्राहिम व हसन मत्था के हसन तथा इलियास उमर ताजुद्दीन नामक व्यापारियों का भी उल्लेख किया है। इब्न बतूता के अनुसार अरब सागर तथा समुद्री डाकों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसके अनुसार अरब सागर पर अबिसिनियन लोगों का
अधिकार था। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय जहाज तो बनाते थे, लेकिन उनको चुंबकीय कुतुबनुमा के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। इब्न बतूता के अनुसार गंगा के प्रति हिंदुओं में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। हिंदू गंगा नदी में डूबकर अपने प्राण त्यागते थे। इब्न बतूता के अनुसार सल्तनत काल में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उसके लिए पहले सुल्तान से अनुमति लेना अनिवार्य था। इब्न बतूता ने ढोल की तेज आवाज के साथ अपने पति की चिता में स्वयं स्वतः जलने वाली महिला का भयानक चित्रण किया है। इब्न बतूता के अनुसार हनावर में लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय बने हुए थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया। इसके अनुसार इस शहर के 28 द्वार हैं, जिन्हें दरवाजा कहा जाता था। इनमें बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा था। इब्न बतूता दौलताबाद महाराष्ट्र की भी दिल्ली से तुलना करते हुए वर्णन करता है। इब्न बतूता प्रथम विदेशी यात्री था जिसने बंगाल के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। इब्न बतूता के अनुसार बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के केंद्र ही नहीं थे, वरन सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। इब्न बतूता के अनुसार दास बेचे हुए खरीदे जाते थे। मुल्तान के गवर्नर को उसने किशमिश के बादाम के साथ दास व घोड़े भेंट किए थे। इब्न बतूता लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से बहुत खुश हुआ तथा उसे 1 लाख टंके मुद्रा व 200 दास दिए। इब्न बतूता ने मुसलमानों के त्योहार चेहलुम का उल्लेख किया है। मलफूजात ए तिमूरी यह तुर्की भाषा में तैमूर लंग की आत्मकथा है। इसमें तैमूर के भारत आक्रमण का वर्णन मिलता है। इसका फारसी अनुवाद अबू तालिब हुसैनी ने किया तथा इसको शाहजहां को भेंट किया। जफरनामा यह तैमूर की जीवन गाथा है, जिसकी रचना सिराजुद्दीन अली याजुद्दी ने की है। वाक़यात ए मुस्ताकी और तारीख ए मुस्ताकी इसकी रचना शेख रिजकुल्ला ने की है। इसमें लोदी वंश के शासकों का इतिहास मिलता है। यह राजन उपनाम से हिंदी कविताएं लिखता था। तारिक ए मुबारक शाही इसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की है। यह सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह के संरक्षण में था। उसने इस ग्रंथ की रचना मुबारक शाह की मृत्यु के बाद की है। सैयद वंश के शासकों का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। सर जद्दूनाथ सरकार के अनुसार यह एकमात्र शिया इतिहासकार था, जबकि दिल्ली सल्तनत के समस्त इतिहासकार है जो सुन्नी थे। इस ग्रंथ में तैमूर के आक्रमण एवं उसके प्रभाव का वर्णन भी मिलता है। इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मखजान ए अफगान इसकी रचना 1612 ईस्वी में नियामतुल्लाह ने की थी। इसमें लोदी वंश का वर्णन मिलता है। तारिक ए दाऊदी जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल्लाह ने इसकी रचना की। इससे लोदी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसने अपनी यह रचना बंगाल के अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद शाह सुलेमान को समर्पित की है। सीरत ए फिरोज शाही फारसी भाषा के इस ग्रंथ की रचना अज्ञात लेखक ने 1370 ईस्वी में फिरोज तुगलक के समय की। यह ग्रंथ 4 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में जाजनगर अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके तीसरे अध्याय में फिरोज द्वारा निर्मित नहरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें फिरोज द्वारा दिल्ली लाए गए अशोक के स्तंभों का विस्तार से सचित्र वर्णन मिलता है। इंसा ए महारू या मुसाल ए मेहरू इस पुस्तक की रचना फिरोज तुगलक के काल में एनुद्दीन अब्दुल्लाह एन महारू आइन उल मुल्क ने की है। इसमें सल्तनत काल के व्यवसायों की सूची मिलती है। इसमें विभिन्न राजाज्ञों का उल्लेख भी है। मसालिकुल अबसार बी मसालिकुल अमसार अरबी भाषा की इस पुस्तक की रचना दमिश्क निवासी शिहाबुद्दीन अल अमरी ने की थी।
यह ग्रंथ मोहम्मद तुगलक कालीन जानकारी प्रदान करता है। इस ग्रंथ का लेखक भारत कभी नहीं आया था। तारिक ए फरिश्ता तारिक ए फरिश्ता इसकी रचना मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबाद फरिश्ता के नाम प्रसिद्ध अस्त्राबाद ने की थी। यह बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संरक्षण में था। इसका जन्म ईरान के अभिजात वर्ग में हुआ। इसने अपनी रचना इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित की है। इस ग्रंथ का वास्तविक नाम गुलशन ए इब्राहिमी है। इस ग्रंथ का वास्तविक नाम गुलशन ए इब्राहिमी है। बाद में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसका नाम तारिक ए नौरसनामा रखा गया। इसमें एक प्रस्तावना व 12 खंड है। तारिक ए सलाती ने अफगाना या तारिक ए शाही इसकी रचना अफगान इतिहासकार अहमद यादगार ने की थी। इसमें बहलोल लोदी से हेमू तक का वर्णन मिलता है। तारिक ए वसाफ इसकी रचना अब्दुल्ला बिन फैजुल्ला वसाफ ने फारस में की। इससे खिलजी वंश का इतिहास पता चलता है। यह एकमात्र इतिहासकार है जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फारसी दूत मंडल के आने का विवरण देता है। इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमणों का उल्लेख भी किया है। प्रमुख प्रांतीय इतिहास ग्रंथ सिंध प्रांत की जानकारी देने वाले कौन कौन से ग्रंथ है? तारिक ए सिंध बकर के मीर मोहम्मद मासूम द्वारा लिखित, जिसे तारिक ए सिंध या तारिक ए मासूमी कहा गया। यह एक फारसी स्रोत है जिसमें अलाउद्दीन की जैसलमेर विजय का वर्णन मिलता है। दूसरा है तारिक ए ताहिर मोहम्मद द्वारा रचित तूफुल किराम मीर अली कानी कृत तरखाननामा जो मिर्जा मोहम्मद साले तरखान कृत। सिंध के पश्चात गुजरात प्रांत के ग्रंथ मिरात ए सिकंदर बिन मोहम्मद कृत 1611 में, मिरात अहमदी अली मोहम्मद खां का, म्यासारे मोहम्मद शाही अब्दुल हुसैन का, म्यासिर मोहम्मद शाही सिहाब हकीम का, और इसके अलावा गजे महानी जो 1534 में लिखित यह बहादुर शाह का एकमात्र उपलब्ध समकालीन इतिहास है। तबकात ए महमूद शाही अब्दुल करीम कृत महमूद बेगड़ा के आदेशानुसार लिखित यह इस्लाम का विश्व इतिहास है। तारीख गुजरात सरफुद्दीन का, तारीख गुजरात मीर अबू तुराब अली का। गुजरात के पश्चात बंगाल का प्रमुख ग्रंथ रियाजुस सलातीन गुलाम हुसैन का 1788 ईस्वी में लिखित बख्तियार खिलजी के आक्रमण का एकमात्र क्रमबद्ध विवरण इसमें प्राप्त होता है। मालवा का मकतूबात ए अशरफी अशरफ जहांगीर समरजानी का, और तारीख मोहम्मदी है जो मोहम्मद बिहामद खानी का। मालवा के पश्चात कश्मीर के ग्रंथ तारीख ए कश्मीरी और तारीख ए रसीदी। तारीख ए कश्मीर है जो हैदर मलिक चादुरा का है, और तारीख ए रसीदी है जो मिर्जा हैदर दोगलात का ग्रंथ है। सल्तनतकालीन प्रमुख शब्दावलियां और उनके अर्थ। हासिल किसे कहा गया? वास्तविक प्राप्त राजस्व को हासिल कहा जाता था। जमा और महसूल है जो अनुमानित राजस्व को कहा जाता था। जवाबित जो राज्य नियम या धर्मनिरपेक्ष नियम जो शरीयत के अलावा थे उन्हें जवाबित कहा गया। वजीफा नगद छात्रवृत्ति को वजीफा कहा गया। दारुल हर्ब काफिरों का देश, दारुल इस्लाम इस्लामों का देश। कुफ्र अल्लाह में अविश्वास, कुफ्र है जो अल्लाह में अविश्वास रखने वाले को कुफ्र कहा गया। तज़किरा जो युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण धर्मोपदेश। मेमार भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर। कुब्बा जो एक प्रकार का तोरण द्वार जिसे मार्गों पर सजाया जाता था। मफरूज जो किले दुर्ग की सेना के
खर्चे के लिए निश्चित भूमि, मिल्लत मुस्लिम प्रजा, गैर वजही अनियमित सैनिक, निसार आर्थिक प्रथा को निसार कहा गया। और फितना, फितना जो ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन तथा विद्रोह, ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन और विद्रोह करने को फितना कहा गया। इसके अलावा केरानी जो लिपिक को कहा गया, खजीज कोषाध्यक्ष को मुफरिद, दुर्ग में हथियारों की देखभाल करने वाला अधिकारी को मुफरिद कहा गया। दोसीहट कपड़े के बाजार को दोसीहट कहा गया। इक्ता ए तमलिक जो वह भूमि जिसमें खेती हो सके या बंजर भूमि जिसमें खाने पाए जाते हो उसे इक्ता ए तमलिक कहा गया। खिदमती, निश्चित कर या पराजित हिंदू राजाओं से लिया जाने वाला कर को खिदमती कहा गया। गंज, स्थायी रूप से लगने वाला छोटा बाजार या अनाज मंडी, इसको गंज कहा जाता था। चिल्ला माकूस, चिल्ला माकूस प्राणायाम को कहा गया। चोल, मरुभूमि, जमीनी अकल का अर्थ है बंजर भूमि। मुत्सदी का अर्थ है बंदरगाह अधीक्षक। रे और राई जींस के रूप में राजस्व दर की तालिका को रे या राई कहा जाता था। अहदी, अहदी भद्र सैनिक, बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक। उर्दू ए मुअल्ला शाही शिविर को कहा गया। फरूसिया, फरूसिया कहा गया घुड़सवारी अभ्यास हेतु खुला मैदान, घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुले मैदान को फरूसिया कहा गया। महल ए पेबाकी कहा गया जागीर के लिए आरक्षित भूमि। अर्राब, अर्राब कहा गया पहिए वाले वाहनों पर लदी बंदूकें, इन्हें अर्राब कहा गया। खासादार, खासादार कहा गया सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाले अधिकारी को खासादार कहा गया। अहकाम तोकी शाही मोहर से जो आदेश निकाले जाते थे उसे अहकाम तोकी कहा गया। मुकदमे, मुकदमे अग्रगामी सेना जो शत्रुओं का पता लगाने जाती थी। सरजामदार, सरजामदार सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक सरजामदार। सरहंग, सरहंग जो है निम्न वर्ग का एक कर्मचारी जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था। गनीमा, युद्ध की लूट को गनीमा कहा गया। इंद्रात, विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को इंद्रात कहा गया। फाजिल, अधिशेष राजस्व। मसाहत, भूमि की माप। ताजिक, गैर तुर्क विदेशी अमीर को ताजिक कहा गया। सौंदर्य, सौंदर्य जो कृषकों को दिया जाने वाला तकावी ऋण, सौंदर्य कृषकों को दिया जाने वाला तकावी ऋण। खानका, सूफियों का निवास स्थान। खरीदार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदार। विलायत, राजस्व का सबसे बड़ा भाग। नद्दाफ, रुई घोलने वाला कारीगर। निसाब, जकात से मुक्त संपत्ति। मुसादात, राज्य द्वारा अमीरों को प्रदत्त ऋण। सनद, नियुक्ति आदेश। मुकाता, ठेके पर लगान वसूलने वाला अधिकारी। इतलाक, इतलाक जो धनादेश पत्र। तरकात, निसंतान मरने पर राज्य द्वारा संपत्ति हस्तगत, जिसे तरकात कहा गया। और चर्ख या कुशकंजिर, चर्ख या कुशकंजिर, सबत और मंजनिक। चर्ख, कुशकंजिर और सबत और मंजनिक ये सभी हथियारों के नाम थे। तो ये था सल्तनत कालीन प्रशासन का चैप्टर जो हमने कल और आज की 2 क्लासों में कंप्लीट किया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम 2 क्लासें और करेंगे जिसमें हम रवि कुरेजा सर की बुक से सल्तनत कालीन प्रशासन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। लगभग इस चैप्टर के 300 के आसपास क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आगे की 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। तो सल्तनत काल की थ्योरी की जो क्लास है वो आज समाप्त होती है। इसके पश्चात जो थ्योरी की क्लास हम करेंगे नाथ पब्लिकेशन की बुक का, उसका हम 7वां चैप्टर शुरू करेंगे, भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक विश्लेषण। तो मिलते हैं हम एक न्यू क्लास के अंदर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।